अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1126वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमने फ़ैमिली वैल्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू की थी, तो बीच में ये उलामा इकराम के अइम्मा के कुछ मसाइल आ गए थे, इसलिए ये 3 सबक मुझे उस टॉपिक के ऊपर लेना पड़े। अब हमारा जो फ़ैमिली वैल्यूज़ का सिलसिला है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने शुरू में बताया था कि माँ बाप के एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक़ है, यानी औलाद के माँ बाप पर, माँ बाप के औलाद पर। फिर हमने बताया था कि मियाँ बीवी के दोनों के एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक़ है। अब चूँकि लॉकडाउन का पीरियड है, पूरी फैमिली घर की चार दीवारी में है, सब लोग साथ में रहते हैं, तो सास भी है, बहू भी है। अब उन दोनों के एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक़ है, आज के सबक में इंशाअल्लाह हम उस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जहन में रहे कि हमारे मुल्क में लोगों की इतनी कैपेसिटी है नहीं। जैसे अरब मुल्कों के अंदर लोग अपना अपना अलग अलग मकान लेके रहते हैं, या वहाँ पे अगर जॉइंट फैमिली में भी लोग रहते हैं तो उमूमन होता ये है कि सारे लोग जो है उनके अपने अपने घरों के अंदर सब कुछ अलग अलग होता है। अब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, गरीबी का आलम है। अभी देखो हमारे यहाँ की हालत ऐसी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, बार बार जो बात की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। तो एक नौजवान जो है उसने मुझसे कहा, मौलाना मेरे घर के अंदर मुश्किल से 12 बाय 12 का हमारा रूम होगा, उसी के अंदर हमारा किचन है, बाहर हमारा बाथरूम संडास है, और वो 12 बाय 12 के जो कमरा है उसके अंदर मेरे दादा दादी भी रहते हैं, माँ बाप भी रहते हैं, मैं रहता हूँ, मेरी बीवी रहती है, और उसी 12 बाय 12 के कमरे के अंदर मेरे 3 बच्चे भी रहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सोचो, तकरीबन 10 लोगों की फ़ैमिली वो 12 बाय 12 के कमरे में रह रही है, क्या उसमें अब वो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे? तो हमारे मुल्क की गरीबी का ये आलम होता है। अब ऐसे हालात के अंदर एक दूसरे को एडजस्ट करके लेना पड़ता है, एक दूसरे के जो हुकूक़ है उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है, और एक दूसरे के हुकूक़ को निभाना पड़ता है। ऐसी हालत के अंदर अब अगर मान लो एक नौजवान वो अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो जावे, वो ये कहे कि भाई मैं मेरी बीवी को लेके अलग रहूँगा, दादा दादी अपना देखे, माँ बाप अपना देखे, तो मुझे आप बताओ वो पूरा जो फैमिली सिस्टम है, फैमिली का निज़ाम है, वो पूरा बिखर के रह जाएगा। तो इसके लिए ऐसे हालात के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो नौजवान जो 12 बाय 12 के कमरे में भी अपने दादा दादी भी है, अपने वालिदैन भी है, और एक आधा आने वाला मेहमान भी है, बीवी बाल बच्चे भी है, उनके साथ में रह रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप के क्या हुकूक़ है, दादा दादी के क्या हुकूक़ है, और मेरे बीवी के क्या हुकूक़ है, और मेरी औलादों का मेरे ऊपर क्या हक़ है। ऐसे ही अब उस फैमिली के अंदर बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको भी एक दूसरे के हुकूक़ पता होना चाहिए। सास को ये पता हो कि बहू के मेरे ऊपर क्या हुकूक़ है, बहू को ये पता हो कि सास के मेरे ऊपर क्या हुकूक़ है। और मैं समझता हूँ हर आदमी जो है एक दूसरे के हुकूक़ प्यार से, मोहब्बत से, इकराम से अगर वो अदा करने वाला बने तो घर जन्नत का नमूना बनेंगे। हमारे घरों में उमूमन मैंने जो देखा हूँ ना, मसाइल क्यों पैदा होते हैं, वो ईगो की वजह से, अना की वजह से, और मैं पने की वजह से। सास के अंदर अगर ये घमंड हो, ये अकड़ हो कि मैं कुछ हूँ, बहू ने मेरी मानना चाहिए, मैं बहू के ऊपर हुकूमत चलाऊंगी, तो वो घर लड़ाई झगड़ों का मैदान बन जाएगा। और बहू के जहन में अगर ये हो कि नहीं, मेरा शोहर कमा के लाता है और मैं फ़लाने घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो फिर उसके बाद में जो है वो घर लड़ाई झगड़ों का मैदान बन जाएगा। तो ऐसी हालत के अंदर अब हर एक की ज़िम्मेदारी क्या बनती है? सास की ज़िम्मेदारी ये बनती है वो बहू को भी वैसा ही रिस्पेक्ट दे जैसे वो अपने ख़ुद की बेटियों को देती है। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होते हैं? जब हमारे समाज में डबल स्टैंडर्ड पैदा होता है, अपनी बेटियों के लिए अलग स्टैंडर्ड और बहुओं के लिए अलग स्टैंडर्ड। मतलब ख़ुद की बेटियां लोगों के घरों में दी हुई है
तो उसका टेंशन है, उनकी फ़िक्र है, और उनके बारे में जो है ये टेंशन बार बार उस औरत को रहता है कि अरे मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी सास तो बड़ी जाहिल है, उसको तो बहुत काम पुरता है, उसका तो घर ऐसा है, छोटा है, कमाई बराबर नहीं है। अरे हमारी जो छोटी बेटी है, बड़े लाड़की बेटी थी, मगर उसको शोहर ऐसा गुस्से वाला मिल गया, उसका घर तो ऐसा है वैसा है। तो जो औरत उसको अपने बेटियों की फ़िक्र है, वो अपने बेटियों के बारे में फ़िक्रमंद रहती है, दिन में से 10 बार बेटियों को कॉल करके उनकी खैर खैरियत मालूम करती है, लेकिन उसके अपने घर में जो दूसरों की बेटियां आई हुई है उनके साथ अगर वो सौतेला सलूक करती है, उनको ताने मारती है और उनको जो है गिरा कर देखती है और उनके साथ में जो है लड़ाई झगड़े करती है, तो मुझे आप बताओ ना, ये उस औरत का जो दोगलापन है, उसका जो डबल स्टैंडर्ड है अपनी बहुओं के साथ में, सरासर गलत है ये। जब इसकी अपनी बेटियां दूसरों के घरों में दी हुई है और इसको उनका टेंशन है कि मेरे बेटियों को बहुत काम पुरता है, तो इस औरत ने ये भी सोचना चाहिए कि मेरे घर में भी दूसरों की जो बेटियां आई हुई है उनकी भी माएँ अपने अपने घरों में अपने बेटियों के बारे में ऐसा ही सोचती होंगी। तो मैं अगर मेरे घर में आने वाली जो बहुएं हैं उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का, इकराम का, अखलाक का मुआमला अगर करती हूँ तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे बेटियों के साथ में भी वैसा ही मुआमला फ़रमाएंगे। तो सास अगर अपने बहू को अपनी बेटी समझे तो मैं समझता हूँ कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं पैदा होंगे। और ये कब होगा? जब आपस में ट्रस्ट पैदा होगा। ट्रस्ट मतलब आपस में भरोसा, आपस में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब सास अपने बहू को जो है अपनी बेटी समझकर उसको निभा के लेकर चलेंगी और अपनी मेंटलिटी ऐसी बनाएंगी कि मेरा जो बेटा है ये उसकी बीवी है। अगर बेटे का रुझान थोड़ा बहुत झुकाव बीवी की तरफ हो भी रहा है, बेटा अपनी बीवी के इश्क़ में, बीवी के मोहब्बत के अंदर बीवी के पसंद की चीज़ें जो है बाहर से लेकर भी आ रहा है, बीवी को गिफ्ट दे रहा है, तोहफे दे रहा है, तो सास ने नाराज़ नहीं होना चाहिए। उसने अपनी मेंटलिटी बनाना ऐसी, उसकी बीवी है ना वो, अगर वो अपनी बीवी को देता भी है तो इसमें नाराज़ होने की और दिल छोटा करके लेने की बात नहीं है, खुश होने की बात है। अच्छी बात है, मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ रही है, तो ये मेंटलिटी होना चाहिए। ये मेंटलिटी अगर सास की होंगी, क़यामत तक भी झगड़े नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ उल्टा सास ने जो है ख़ुद उसने अपने बेटे को बोलना चाहिए कि भाई जा तेरे बीवी को जो है कुछ नए कपड़े वगैरह लेकर दे, कुछ हदिया दे, कुछ तोहफ़ा दे, तेरे बीवी के लिए कुछ सोने का जेवर लेकर आ जा। ऐसी मेंटलिटी होना चाहिए। और ऐसे ही बहू जो है, बहू उसकी भी जिम्मेदारी ये बनती है, जो अपनी सगी माँ को समझती है, इसको ससुराल के अंदर अपने माँ की एक एक चीज़ का टेंशन है। मेरे माँ का बीपी कैसा होगा, मेरे माँ का बीपी जो है शुगर लेवल क्या चल रहा होगा, मेरे घर में जो है मेरी माँ काम तो नहीं करना पड़ रहा होगा, इसको जैसे अपने माँ की फ़िक्र है। अगर ये बहू अपनी सास को भी अपनी माँ समझे, माँ कि आज मैं दूसरों के घर में हूँ तो ये भी मेरे लिए मेरे माँ के दर्जे में है, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर प्यार मोहब्बत और घरों के अंदर जोड़ हो ही नहीं सकता है। और मैं इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, देखो बहू जो है ना, बहू उसके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ उसके शोहर की खिदमत है। लेकिन इंसानियत के नाते से अगर वो ये सोचे कि मेरे ससुराल में यानी मेरी जो सास है वो मेरे शोहर की माँ है, शोहर की वालिदा है, और अगर मेरे अपने शोहर की वालिदा की खिदमत करने से मेरे शोहर को खुशी होती होंगी, तो अपने शोहर की खुशी हासिल करने के लिए उस बहू ने अपने सास की खिदमत करना चाहिए। खिदमत में क्या है? जो खाना आप लोग पका रहे हो वही उनको खिलाना है। खिदमत में और क्या है? खिदमत का मतलब ये नहीं है कि उनके पैर दबाना है और जो है उनके सर में तेल डाल के मालिश करना है, ये खिदमत नहीं है। अरे भाई नॉर्मली जो तुम खाना वगैरह पका रहे हो उनको भी शरीक करो उसके अंदर, वो भी तुम्हारे घर का एक हिस्सा है, बस यही है, इसके अलावा क्या है? और बूढ़े लोगों का तकाज़ा क्या होता है
दिन में से 1-2-3 बार उनको चाय चाहिए। तो एक बहू अगर इस तरीक़े से अपने शोहर के माँ बाप की खिदमत इसलिए करे कि मेरा शोहर मेरे से राज़ी हो, मैं समझता हूँ दुनिया में उससे फर्मा बरदार औरत कोई हो नहीं सकती, और वैसी औरत ही अपने घर के को जन्नत का नमूना बना सकती है। तो जब वो अपने माँ बाप की इतनी फ़िक्र करती है, उसको अपने माँ बाप की फ़िक्र होती है, माँ बाप के बीमारी की फ़िक्र होती है, माँ बाप के घर के सामान की फ़िक्र होती है, तो भाई तू जब किसी के घर में बियाह करके लाई गई है तो वो भी तो तेरे माँ बाप के हुक्म में ही है। जो ससुराल के लोग हैं, जो तेरी सास है, वो भी तेरे वालिदा के हुक्म में है, जो तेरे खुसर है वो तेरे लिए वालिद के हुक्म में है। तो उनके लिए खाना पकाना, उनके लिए थोड़ा सा उनकी खिदमत कर देना, ये इंसानियत का तकाज़ा है ये। वरना उमूमन मैंने देखा हूँ हमारे यहाँ पर अक्सर जो है ना, अक्सर होता ये है कि लोग अंग्रेज़ों को बदनाम करते हैं, बोले अमेरिका का फैमिली सिस्टम ऐसा है, यूरोप का फैमिली सिस्टम ऐसा है। मगर मैं इस बात को सिरे से रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ का फैमिली सिस्टम के अंदर जो देखा हूँ कि वहाँ पे जो बूढ़े हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको जो रिस्पेक्ट है, उनको जो इज़्ज़त है, वहाँ की गवर्नमेंटों ने जो है उन लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ दी है, और जिस तरीक़े से उनके चेहरों पे तरावट और हशाश और बशाश वो लोग होते हैं, आपको इंडिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो रीज़न ये होता है, इंडिया के अंदर एक दूसरे के हुकूक़ ही पता नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करके निभा के लेकर चलने को हम तैयार नहीं हैं। घरों में साजिशें हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। टीवी सीरियलों में देख देख कर, वो इंडिया के हिंदी जो सीरियल है देख देख के घरों के अंदर वही पूरा माहौल पैदा हो रहा है, वही मेंटलिटी बिल्डअप हो रही है, वही सारी चीज़ें पैदा हो रही है। इसलिए इंडिया का सत्यानाश होया हुआ है। जो फैमिली सिस्टम और फैमिली निज़ाम है, ये इतने तलाक़, ये इतने खुला, ये इतने कोर्ट कचहरियों के अंदर 498 के जो केसेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से है। घरेलू सियासत, घरेलू राजकारण, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की वजह से है। यूरोप में क्यों नहीं है? अभी मैं आपको बताता हूँ यूरोप के बूढ़ों और इंडिया के बूढ़ों का फ़र्क। यूरोप के अंदर आज भी 150-150 साल की उम्र के लोग हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि जर्मनी के एक बूढ़े ने स्वीडन की एक बूढ़ी के साथ में उसको निकाह का उसने संदेश दिया। तो जर्मनी का जो बूढ़ा था उसकी उम्र 90 साल है, स्वीडन की जो बुढ़िया है उसकी उम्र कुछ 80 साल है। तो वो बूढ़े के बेटे अपने बाप को उसको जो है BMW कार के अंदर बिठा के लेकर गए स्वीडन के बॉर्डर तक, और बुढ़िया जो थी उसके भी नाती नवासे वो बुढ़िया को जो है वहाँ पर मर्सिडीज़ कार के अंदर जो है लेकर आए बॉर्डर पे। दोनों बॉर्डर पे मिल रहे हैं। और वहाँ बॉर्डर कैसा है, जैसा हमारे यहाँ रेलवे सिग्नल के ऊपर एक वो होता है, बस रेलवे सिग्नल के जैसा वहाँ का बॉर्डर है। यानी दोनों एक एक तरफ बैठे हुए हैं, खाना भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, और दोनों के दरमियान में जो है वो सिग्नल गिरा हुआ है। तो बताने का मकसद ये है, वहाँ का फैमिली सिस्टम ऐसा है कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ में, लोग अपने दादा दादी के साथ में, अपने नाना नानी के साथ में ऐसे अटैच्ड होते हैं। अभी देखो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी इंडिया आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो गवर्नमेंट का, जो उनके साथ में ऑफिशियल जो अमला होता है, जो लोग होते हैं, उनके अलावा उनकी अपनी फैमिली के तकरीबन 15 से 20 मेंबर थे। उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके ससुराल के लोग, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो समधी है, डोनाल्ड ट्रंप के जो साड़ू है, डोनाल्ड ट्रंप के जो साले है, डोनाल्ड ट्रंप के अपने ससुराल के लोग और उनकी बेटी के जो ससुराल के लोग थे। ऐसा कम से कम 12 से 15 लोग जो है खाली फैमिली के थे साथ में, जो इंडिया आए थे। तो मुझे आप बताइए, फैमिली सिस्टम किस मुल्क के अंदर मजबूत है, हमारे मुल्कों में या वो यूरोपियन मुल्क जिनको हम लोग गालियाँ देते रहते हैं? आप मुझे बताइए हमारे मुल्कों का फैमिली सिस्टम कैसा है। जैसा मैंने अभी बताया था कि मैं जुमा पढ़ा के अपने ऑफिस में जब जा रहा था
तो मुंडवा के पास में जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके पास का जो सिग्नल है वहाँ पे मैं रुका, तो चाचा बिल्कुल मेरे बाजू में आके खड़े रहे, रिक्शे वाले, जिनकी उम्र कम से कम 70 साल से ऊपर होंगी। तो मैंने कहा चाचा ये उम्र में आप रिक्शा चला रहे हो? बोले क्या करूँगा बेटा, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, रिटायरमेंट हुआ, पूरे पैसे से मैंने एक मकान ख़रीदा, 4 बेटे हैं, बेटों ने कब्ज़ा कर लिए, बहुएं हम लोगों को खिलाने तैयार नहीं हैं, इसलिए हम दोनों जो है एक झोपड़पट्टी में घर किराए से लेके रहते हैं और रिक्शा चला के मैं गुज़र बसर कर रहा हूँ। ये हाल है हमारे मुल्क का। अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए और ये जो घरेलू पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक जो राजकारण है, हमारी हिफाजत फ़रमाए और सास बहू को एक दूसरे के हुकूक़ समझते हुए एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।